हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ध्वनि चैप्टर, कौन सा चैप्टर? ध्वनि चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब उसकी हम शुरुआत करते हैं। गैसों की अनुभार का प्रभाव, गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होती है? घटती है और बढ़ती भी, घटने से बढ़ती है। अनुभार बढ़ने से ध्वनि की चाल घटती है और घटने से बढ़ती है। मतलब गैसों का जब अनुभार हम बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल घटेगा, अनुभार जब घटाएंगे तो ध्वनि का चाल क्या होगा? बढ़ेगा। और ताप बढ़ने से भी ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ता है। और आर्द्रता में भी ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ता है। प्रत्यस्थता का प्रभाव, प्रत्यस्थता के बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। प्रत्यस्थता का जब बढ़ाते हैं तो भी ध्वनि का चाल बढ़ता है। तो आर्द्रता में बढ़ता है, ताप में बढ़ने पर भी बढ़ता है, और प्रत्यस्थता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्यास्थता सबसे अधिक किस पदार्थों में होता है? ठोस पदार्थों में होता है। उसके बाद उससे कम किस में होता है? द्रव में होता है। उससे कम किस में होता है? गैस में। सबसे कम प्रत्यास्थता किस में होता है? गैस में होता है। और सबसे अधिक प्रत्यस्थता किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की चाल, अब जब प्रत्यस्थता किस में अधिक हुआ? ठोस में अधिक हुआ। तो ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में ही होगा। और सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। और द्रव में, ठोस और गैस के बीच में। निर्वात में प्रत्यस्थता शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। हम कल भी पढ़ चुके थे कि निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं करता है, लेकिन प्रकाश निर्वात में गमन करता है। तो ध्वनि के गमन करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम का होना अनिवार्य है। माध्यम का होना अनिवार्य है। ध्वनि के लक्षण, तो प्रकाश, कल हम पढ़े थे प्रकाश और ध्वनि में क्या अंतर है? तो ध्वनि का क्या होता है? ध्रुवण नहीं होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण है: प्रबलता, तारत और गुणता। ध्वनि के कितने मुख्य लक्षण है? 3 लक्षण है। कौन कौन? प्रबलता, तारत और गुणता। प्रबलता ध्वनि का एक अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि का प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रा कौन है? फोन क्या है? तो ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना किस लक्षण के कारण होता है? प्रबलता के कारण। ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना किसके कारण होता है? प्रबलता के कारण होता है। और ध्वनि की प्रबलता किससे व्यक्त किया जाता है? फोन से। किससे व्यक्त किया जाता है? फोन से। अब फोन से याद आया कि सबसे पहला सेलुलर फोन कहाँ शुरू किया गया था? चीन में। भारत में सेलुलर फोन की शुरुआत कब हुई? 1995 में। इंटरनेट की भी शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1995 में। तारत ध्वनि का वह अभिलक्षण जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तो तारत गुण से ध्वनि का मोटा या पतला होना पता चलता है। तारत के कारण ध्वनि का कौन सा गुण पता चलता है? मोटा या पतला ना। अब मंद या अधिक किसके कारण? प्रबलता के कारण। मंद या अधिक किसके कारण? प्रबलता के कारण। और मोटा या पतला किसके कारण? तारत के कारण होता है। तारत के कारण ही हम पहचान पाते हैं कि कोई महिला बोल रही है या पुरुष बोल रहा है। हाँ। तारत आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति का समाप्त क्या होता है? हर्ट्ज। तो ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो किसमें परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य, चाल और वेग में परिवर्तन होता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत अधिक होता है। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तारत क्या होगा? अधिक होगा। और अधिक होगा और ध्वनि क्या होगा? पतली होगा। मतलब अधिक तारत वाले ध्वनि पतली होती है। यही कारण कि महिलाओं का आवाज हमें दूर से भी सुनाई देती है, पुरुष का नहीं, क्योंकि महिला का तारत क्या होता है? अधिक होती है। महिला के ध्वनि का तारत क्या होता है? अधिक होती है। और उसकी प्रबलता भी क्या होती है? अधिक होती है। वही आवृत्ति कम होने पर तारत क्या होता है? कम होता है और ध्वनि मोटा होता है। पुरुष के ध्वनि का जो आवाज उसका आवृत्ति क्या होता है? कम होता है। आवृत्ति क्या होता है? कम होता है। और जिसके कारण पुरुष का आवाज क्या होता है? मोटा होता है। पुरुष का आवाज क्या होता है? मोटा होता है। गुणता, तीसरा गुण क्या है? गुणता। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता, समान तारत की ध्वनियों में अंतर प्रतीत करते हैं। गुणता के कारण हम समान प्रबलता वाले ध्वनि और समान तारत वाले ध्वनियों में अंतर किसके कारण करते हैं? गुणता के कारण। किसके कारण? गुणता के कारण। फिर एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। प्रबलता के कारण ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना होता है। प्रबलता के कारण कम या तेज सुनाई देता है। और तारत के कारण क्या होता है? मोटा और पतला। और जब समान प्रबलता और समान तारत वाले गुणों में अंतर, ध्वनि में अंतर किसके कारण करते हैं? गुणता के कारण करते हैं। किसके कारण करते हैं? गुणता के कारण। ध्वनि की गुणता सनादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर भी निर्भर करती है।
ध्वनि की तीव्रता माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त करने का मात्रक क्या होता है? बेल। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता का वाट मीटर प्रति स्क्वायर, ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। बेल ध्वनि की तीव्रता का सबसे बड़ा मात्रक। ध्वनि की तीव्रता का बड़ा मात्रक पूछेगा क्या है? बेल है। वैसे पूछेगा ध्वनि की तीव्रता ऐसा मात्रक क्या है? डेसिबल है। छोटी मात्रक क्या है? डेसिबल है। और बड़ा मात्रक क्या है? बेल है। जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी अधिक होगा तो ध्वनि कम सुनाई पड़ेगा, और दूरी कम होगा तो ध्वनि अधिक सुनाई पड़ेगा। आयाम के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी ध्वनि की तीव्रता जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और आवृत्ति के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती, माध्यम के घनत्व के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि की तीव्रता भी क्या होगा? बढ़ेगा। आवृत्ति भी बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ने से भी ध्वनि की तीव्रता क्या होगा? बढ़ेगा। और घनत्व पर भी निर्भर करता है। ध्वनि का जो तीव्रता माध्यम के घनत्व के भी अनुक्रमानुपाती पर भी निर्भर करता है। जैसे ठोस का घनत्व अधिक होता है तो ठोस में ध्वनि की चाल क्या होता है? अधिक होता है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य ध्वनि की सीमा कितना है? 95 डेसिबल। मतलब अधिकतम से अधिक मनुष्य कितने तीव्रता तक ध्वनि को सुन सकता है? तो 95 डेसिबल तक के ध्वनि को सुन सकता है। इससे अधिक ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो कितने डेसिबल तक ध्वनि, कितने डेसिबल तक की ध्वनि की तीव्रता को मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया गया तो 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल का। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में अंतर। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना, तेज या मंद सुनाई देना। जबकि ध्वनि की तीव्रता वह लक्षण है, ध्वनि की तीव्रता के कारण क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का वह ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींची गई इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड गुजरती है। प्रबलता चेतनों संबंधित है। प्रबलता क्या है? चेतनों संबंधित है। जबकि ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। ध्वनि की तीव्रता क्या है? वस्तुनिष्ठ है। और प्रबलता क्या है? चेतनों संबंधित है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता, प्रबलता को नहीं मापा जा सकता। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता। सबसे बड़ा मात्रक क्या बताए? बेल। और सबसे छोटा मात्रक डेसिबल। प्रबलता सुनने वाले के कोनों की सुगमता पर भी निर्भर करता है। प्रबलता क्या कहता है? सुनने वाले के कोनों की सुगमता पर निर्भर करता है। जबकि ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले कोनों की सुगमता पर निर्भर नहीं करता। मतलब ध्वनि की तीव्रता कोनों की सुगमता पर निर्भर नहीं करती है, जबकि प्रबलता कोनों की सुगमता पर निर्भर करती है। ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। ध्वनि स्रोत से किसी दूर बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता ध्वनि की कोण की संवेगता पर निर्भर करता है। प्रबलता कोण की संवेगता पर निर्भर करता है, जबकि तीव्रता नहीं करता। प्रतिध्वनि इको साउंड। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा कर आपस आती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 17 मीटर होता है। कहीं कहीं 16.6 मीटर भी लिखा हुआ रहेगा। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर होना चाहिए। एग्जैक्ट 16.6 मीटर होना चाहिए। कोण पर ध्वनि का प्रवाह कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड। हमारे कोनों पर ध्वनि का प्रवाह कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। यह यदि ध्वनि तरंग किसी दृढ़ सतह से टकराकर परावर्तित होती है तो ध्वनि की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ध्वनि के परावर्तन के फलस्वरूप उसकी तीव्रता और आयाम में कमी आती है। ध्वनि के अपवर्तन सबसे अधिक परिवर्तन मतलब क्या है? प्रतिध्वनि। सबसे अधिक प्रतिध्वनि किस रंग में सुनाई पड़ता है? सबसे अधिक प्रतिध्वनि किस रंग में सुनाई पड़ता है?
कौन सा रंग है? तो व्हाइट यानी सफेद रंगों में सबसे अधिक प्रतिध्वनि किस रंग में सुनाई पड़ती है? सफेद में। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि की दिशा ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। मतलब रात में ध्वनि अधिक सुनाई पड़ता है दिन की अपेक्षा, क्योंकि दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक सुनाई पड़ती है। किसी कारण अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। अनुरणन, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है। मतलब ध्वनि का लंबे समय तक बना रहना ही क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। ध्वनि का लंबे समय तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। यह बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है, यह अनुरणन कहलाता है। यह अवांछनीय होता है। यह क्या होता है? अवांछनीय होता है, क्योंकि अत्यधिक अनुरणन के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। अत्यधिक अनुरणन के कारण ध्वनि क्या होता है? स्पष्ट सुनाई नहीं देता है। इस अनुरणन को कम करने के निम्न उपाय हैं। भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगाए जाते हैं। तो ध्वनि के अनुरणन को कम करने के कारण पर्दे लगाया जाता है और खुदरा प्लास्टर किया जाता है। भवन की छतों को क्या कहता है? भवन की छतों पर अवशोषक पदार्थ लगाया जाता है, जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड। सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना होता है, ताकि अनुरण कम हो सके। अनुरण के कारण ध्वनि हमें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है। अनुनाद, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है, तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनुनाद के सिद्धांत पर। रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनुनाद के सिद्धांत पर। रेडियो का खोज किसने किया है? मार्कोनी ने। रेडियो खोज किसने किया है? मार्कोनी। अमेरिका का ट्रेकोमा पुल अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिका में एक पुल है ट्रेकोमा पुल, जो किसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया? अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त। ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित रोग है? आंखों से संबंधित एक रोग भी है ट्रेकोमा। सैनिकों की टुकड़ी पुल पार करते समय अनुनाद की स्थिति में से बचने के कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती है। जब सैनिक सब कदम से कदम मिलाकर चलता तो क्या होता है? आवाज अधिक निकलता है, और जिसके कारण अनुरण की घटना होती है। इससे बचने के लिए क्या करता है सैनिक? जब कोई भी पुलिया को पार करता है तो कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती है, कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती है। अनुनाद की स्थिति से बचने के लिए। ध्वनि की व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति और आयाम की दो ध्वनि तरंगे, कितने ध्वनि तरंगे? दो ध्वनि तरंगे एक ही बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः क्या होता है? वितरण हो जाता है। क्या होता है? वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। यदि वह दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंच जाता है तब ध्वनि की तीव्रता क्या होता है? अधिकतम होती है। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है तो वहाँ ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जब ध्वनि की तरंगे दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है तो तीव्रता क्या होता है? कम होता है। और तीव्रता कम वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? विनाशी या व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर कोटि का होता है। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 1 मीटर कोटि का होता है। जब इस कोटि का कोई अवरोध ध्वनि मार्ग में आता है तब ध्वनि अवरोध के किनारे में मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। मतलब ध्वनि सीधा गमन नहीं करता है। यदि उसके सतह में कोई अवरोध आए तो वो मुड़कर पार कर जाएगी, लेकिन प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करती है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि का विवर्तन हो जाता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है। तो ध्वनि का विवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है। ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता है लेकिन प्रकाश का ध्रुवण होता है। लेकिन ध्वनि का विवर्तन होता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है। अप्रगामी तरंगे, वैसी तरंगे जो अपने ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है और आगे नहीं बढ़ती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अप्रगामी तरंग कहा जाता है। ऐसी तरंगे जो अपने ही स्थान पर फैलेगा, सिकुड़ेगा
लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसे तरंगों को क्या कहते हैं? अप्रगामी अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंगों की विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहाँ एंटीनोड का निर्माण होता है। वहाँ क्या निर्माण होता है? एंटीनोड का निर्माण होता है। अप्रगामी तरंगों की विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता अधिक होती है वहाँ एंटीनोड का निर्माण होता है, जहाँ कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहाँ नोड का निर्माण होता है। तो ध्वनि अप्रगामी तरंगों की विशेषता क्या है? जहाँ कंपन अधिक होगा, कंपन की तीव्रता अधिक होगा वहाँ एंटीनोड का निर्माण होगा, जहाँ कम होगा वहाँ नोड का निर्माण होगा। जहाँ तीव्रता शून्य होगा वहाँ किसका निर्माण होगा? नोड का निर्माण होगा। यह तरंगे अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है। तो पूछे किस प्रकार की तरंगे अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करते? अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है। दो लगातार नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी को दूरी क्या होता है? λ/2 होती है। दो लगातार नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी कितनी होती है? λ/2 होती है। तो नोड क्या है? अभी तो बताएं। नोड जो जहाँ अप्रगामी तरंगों का तीव्रता क्या होता है? शून्य होता है, तो वहाँ नोड का निर्माण होता है। जहाँ अप्रगामी तरंगों की तीव्रता महत्तम होती है वहाँ एंटीनोड का निर्माण होता है। और नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी कितना होता है? λ/2 होती है। दो लगातार नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी को λ/4 होती है। देखो, दो लगातार नोड एंटीनोड के बीच की दूरी λ/2, और जबकि दो लगातार नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी λ/4 होगी। वह तरंग जो आगे बढ़ती है प्रगामी तरंगे कहलाती है। जो आगे बढ़ती है प्रगामी तरंगे, और जो आगे नहीं बढ़ती है अप्रगामी तरंगे कहलाती है। यह तरंगे अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। यह तरंगे अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। अप्रगामी तरंगे ऊर्जा का वहन नहीं करती, जबकि प्रगामी तरंगे ऊर्जा का वहन करती है। ऑर्गन नली, ऑर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है जहाँ ध्वनि की उत्पत्ति वायु के कंपन के कारण होती है। यहाँ ध्वनि की उत्पत्ति किसके कारण होता है? वायु के कंपन के कारण होती है। तो उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति बराबर, आवृत्ति को n से सूचित किया जाता है। n बराबर क्या होता है? ध्वनि का वेग बटे ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। n बराबर क्या होता है? v बटे लैम्डा। ध्वनि की आवृत्ति बराबर क्या होता है? v बटे लैम्डा, जहाँ v क्या है? ध्वनि का वेग है, और लैम्डा क्या है? ध्वनि का तरंग दैर्घ्य है। ध्वनि का क्या है? तरंग दैर्घ्य है। ऑर्गन नली दो प्रकार के होते हैं, खुला ऑर्गन पाइप, एक बंद ऑर्गन पाइप। खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दोनों सिरे खुले होते हैं। खुला ऑर्गन नाम से ही स्पष्ट है। खुला ऑर्गन पाइप में कि इसका दोनों सिरा क्या होगा? खुला होगा, और दोनों सिरों पर किसका निर्माण? एंटीनोड का निर्माण है। तो खुले ऑर्गन पाइप में एंटीनोड का निर्माण होता है, जबकि बंद ऑर्गन पाइप का दोनों सिरा क्या होता है? बंद होता है। बंद सिरे पर नोड तथा खुले सिरे पर एंटीनोड का निर्माण होता है। तो बंद सिरे पर किसका निर्माण होता है? नोड का निर्माण होता है, और खुले सिरे पर एंटीनोड का निर्माण होता है। ओपन ऑर्गन पाइप की ध्वनि सुरीली होती है। जो ओपन ऑर्गन पाइप की ध्वनि क्या होता है? सुरीली होता है, मीठापन होता है। इसमें सम और विषम दोनों स्नादी होते हैं, जबकि और बंद ऑर्गन पाइप की ध्वनि कम सुरीली होते हैं, क्योंकि इसमें केवल विषम स्नादी होती है। क्यों होते हैं? विषम स्नादी होते हैं, हार्मोनिक होते हैं। विषम स्नादी हार्मोनिक होते हैं। डॉपलर प्रभाव, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसके वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति जो होता है, रियल जो आवृत्ति है, उसके वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देना है, क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। कम या ज्यादा। यही कारण है कि दूर से जब दूर से आती हुई रेलगाड़ी का जो आवाज, मतलब हमारे रेलगाड़ी जब हमारे नजदीक आता है तो उसकी आवाज तीक्ष्णता दिखाई देती है, बढ़ती जाती है। किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी मौन है। डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी मौन है और ध्वनि के लिए भी मौन है। इसके अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर विस्थापित होती है। किस ओर होते हैं? बैंगनी रंग की ओर विस्थापित होता है। अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित आ रहा है। मतलब अधिक कोई तारा हमारे पृथ्वी की नजदीक तो किस रंग की ओर विस्थापित होगा? बैंगनी रंग की ओर विस्थापित होगा। जब पृथ्वी से दूर यानी आकाश की ओर जा रहा है किस रंग की ओर विस्थापित होगा? लाल रंग की ओर विस्थापित होगा। मैक संख्या, किसी माध्यम किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ताप और दाब को उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल, यानी ध्वनि की चाल को मैक में भी मापा जाता है। मैक में भी मापा जाता है। और अनुपात को किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल, उसी माध्यम में ताप और दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस वस्तु का उस माध्यम में क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या बराबर क्या होता है? पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल। पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल। यदि मैक का वैल्यू 1 से कम होगा तो वह अध्वनिक पिंड होगा,
कैसा पिंड होगा? अध्वनिक पिंड। यदि मेघ की संख्या 1 से कम आएगा तो अध्वनिक पिंड होगा। मेघ की संख्या 1 के बराबर होगा तो ध्वनिक पिंड होगा। मेघ की संख्या 1 से अधिक होगा तो प्राध्वनिक पिंड होगा। 1 से अधिक होगा तो क्या होगा? प्राध्वनिक पिंड होगा। मेघ संख्या यदि पूर्ण से अधिक होगा तो अति प्राध्वनिक, अति प्राध्वनिक। यानी मेघ की संख्या बराबर हम क्या बताए? ध्वनि की पिंड की चाल, पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल। मेघ की संख्या बराबर क्या बताया फॉर्मूला? पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल। यदि मेघ की संख्या 1 से कम होगा तो कौन सा ध्वनि? अध्वनिक पिंड। 1 से कम होगा तो अध्वनिक पिंड। 1 के बराबर होगा तो ध्वनिक पिंड। 1 से अधिक होगा तो प्राध्वनिक पिंड। और 5 से अधिक होगा तो प्राध्वनिक पिंड होगा, अति प्राध्वनिक पिंड। प्रघाती तरंग है जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है, जब पिंड की चाल प्राध्वनिक कब होगा? जब मेघ की संख्या 1 से अधिक होगा। जब मेघ की संख्या 1 से अधिक होगा ध्वनि क्या होगा? ध्वनि क्या हो जाएगा? तब प्राघाती तरंगे हो जाती है। जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तब वह अपने पीछे माध्यम में शंकुआकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचलन से प्राघाती तरंगे कहते हैं। इस विक्षोभ के संचलन को ही प्राघाती तरंगे कहते हैं। प्राध्वनिक विमान अपने पीछे प्राघातिक तरंगे या ध्वनि का बूम छोड़ता है। कौन? विमान। जितना भी विमान है, प्राध्वनिक विमान जितना होता है अपने पीछे कौन तंत्र होता है? प्रघाती तरंगे और ध्वनि बूम छोड़ता है। इसीलिए इसे आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ाते हैं। इसलिए कारण वायुमंडल सब कितना अधिक ऊंचाई पर आकाश में उड़ाया जाता है। यह कम ऊंचाई पर होंगे तो इसके द्वारा उत्पन्न प्राघाती तरंगे इमारतों को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। तो ध्वनि चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है। कल पढ़ेंगे उष्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उष्मा के बारे में। अब कुछ इम्पोर्टेंट माध्यम में ध्वनिक चाल कितना होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वायु में ध्वनिक चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनिक चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1269। हाइड्रोजन में ध्वनि का चाल कितना होता है? 1269 मीटर प्रति सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनिक चाल कितना होता है? 260 मीटर प्रति सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है? 260 मीटर प्रति सेकंड। भाप यानी 100 डिग्री सेल्सियस। जल कितने डिग्री सेल्सियस भाप मिलता है? 100 डिग्री। उस स्थिति में ध्वनिक चाल 0 डिग्री कितना होगा? 405 मीटर प्रति सेकंड। एल्कोहल में ध्वनिक चाल कितना होता है? 1213 मीटर प्रति। एल्कोहल में ध्वनिक चाल कितना होता है? 1213 मीटर प्रति सेकंड। जल में कितना होता है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है। जल में ध्वनिक चाल कितना होता है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन भाप की स्थिति में ध्वनिक चाल कितना होगा? 405 मीटर प्रति सेकंड। 405 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में ध्वनिक चाल कितना? 1533 मीटर सेकंड। सामान्य जल में पूछेगा तो 1483 मीटर प्रति सेकंड। और समुद्री जल में पूछेगा तो 1583 मीटर प्रति सेकंड। वैसे भी हम लोग जानते हैं जल का घनत्व, सामान्य जल का घनत्व समुद्री जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान होता है। पारा में ध्वनिक चाल कितना होता है? 1450 मीटर प्रति सेकंड। पारा में ध्वनिक चाल कितना होता है? 1450 मीटर प्रति सेकंड। अमलगम का मुख्य अवयव क्या है? पारा। अमलगम का मुख्य अवयव क्या है? पारा। लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करता। लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करता है। लोहा में ध्वनिक चाल कितना होता है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में ध्वनिक चाल कितना होता है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना होता है? 5640 मीटर सेकंड। कांच में कितना होता है? 5640 मीटर प्रति सेकंड। एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420 मीटर प्रति। एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। सबसे अधिक ध्वनिक चाल किसमें होता है? एल्युमिनियम में। ऐसे पूछेगा तो ठोस में। अब कुछ अनुमानित योग शोर के स्तर के बारे में हम पढ़ेंगे। शांत क्षेत्र में शोर स्तर का सीमा कितना होता है? 50 डेसिबल। शांत क्षेत्र में शोर का सीमा कितना होता है? 50 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कितना होता है? 55 डेसिबल। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ ध्वनि का शोर कितना होना चाहिए? 55 डेसिबल होना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 65 डेसिबल। व्यापारिक क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 65 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल। और औद्योगिक क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 70 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 70 डेसिबल। और शांत क्षेत्र में कितना बताते हैं? 50 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में 55। अब व्यापारिक क्षेत्र में 65। व्यापारिक क्षेत्र में 65 और औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल ध्वनि का शोर होना चाहिए। कल हम लोग उष्मा के बारे में पढ़ेंगे आगे।